नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस गुजर एक बार फिर से प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने भारत की न्यायपालिका को शुरू किया है और उस क्लास में हमने भारत की न्यायपालिका की जो बेसिक जानकारी थी कि सबसे पहले अपेक्स कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई, अपेक्स कोर्ट का मुख्यालय कलकत्ता से दिल्ली कब लेकर के आए, उसके बाद में अपेक्स कोर्ट का आगे नाम फेडरल कोर्ट किया गया। फिर आजादी के बाद और संविधान लागू होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जो है राज्यों में उनकी स्थिति के बारे में हमने चर्चा की थी। तो दोस्तों, आज के जो अपना टॉपिक है भारत में न्यायपालिका, उसमें हम आगे चर्चा करते हैं। साथियों, जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके जो न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में हम चर्चा करें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, तो इस क्रम में हमें दो चीजें हैं, एक मुख्य न्यायाधीश जिसकी योग्यता अलग होती है और बाकी अन्य न्यायाधीश उनकी योग्यता अलग होती है। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की योग्यता। मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यताएं हैं वो दो हैं, समझना साथियों। पहला, नॉर्मल, वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा, वो अन्य न्यायाधीशों में वरिष्ठ होना चाहिए। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और अन्य न्यायाधीशों में वरिष्ठ होना चाहिए। दोस्तों, ये जो लाइन है अन्य न्यायाधीशों में वरिष्ठ होना चाहिए, गंभीर है। ये लाइन अपने को तब समझ में आएगी जब अपने को ये पता होगा कि अन्य न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है, क्योंकि अन्य न्यायाधीशों में से ही वरिष्ठ होने वाले व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है और ये वरिष्ठता क्रम लगातार चलता रहता है। तो जब हमें पता चलेगा कि वरिष्ठता क्या होती है, तो अब हमें चर्चा करनी है अन्य न्यायाधीशों की योग्यता। अन्य न्यायाधीशों की योग्यता। अब दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूं, अन्य न्यायाधीशों की जो योग्यताएं है ना, उसमें 3 योग्यताएं हैं और 3 योग्यताओं में से एक योग्यता, यानी तीनों में से कोई भी एक योग्यता पूर्ण करने वाला व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। सबसे पहले, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने कम से कम 5 वर्ष तक कम से कम 5 वर्ष तक भारत के किसी उच्च न्यायालय में, कम से कम 5 वर्ष तक भारत के किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। पहली चीज तो ये है। तो पहली योग्यता है दोस्तों, भारत के जितने भी उच्च न्यायालय उनमें से किसी में भी या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में परंतु न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। अथवा नंबर 2, ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम 10 वर्ष तक भारत के एक या अधिक उच्च न्यायालयों में, किसी भी हाई कोर्ट में एक में या फिर उससे अधिक में वकालत का कार्य किया हो। अगर वकालत कोटे से या वकील कोटे से जज बनता है तो साथियों ध्यान रखना, कम से कम 10 वर्ष भारतीय किसी भी हाई कोर्ट में, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो, और अगर 10 वर्ष तक उसने वकालत की है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता अपने पास रखता है। तो न्यायाधीश रहा हो तो 5 वर्ष और वकील कोटे से है तो 10 वर्ष। अथवा 3 नंबर की जो योग्यता है,
वह राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता होना चाहिए। वह राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। हम दोबारा चर्चा करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं अलग होती हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, अन्य न्यायाधीशों में वरिष्ठ होना चाहिए। अब वरिष्ठ का क्रम हम आसानी से पकड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है जो कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह रहा है, 5 कम से कम है, 10, 15, 20, इसमें वरिष्ठता वाला न्यायाधीश बनेगा, मुख्य न्यायाधीश बनेगा। वैसे ही वकालत कोटे से 10 वर्ष, उसमें 20, 30, 40 वाला जो ज्यादा रखता है वो बनेगा। और राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता। साथियों मैं ये बात क्लियर कर देता हूं, आज तक के इतिहास में तीसरी योग्यता से किसी भी न्यायाधीश को अपना पद प्राप्त नहीं हुआ है, या किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि उपरोक्त 2 योग्यताएं वाले व्यक्ति हमें खूब प्राप्त होते हैं या खूब मिल जाते हैं। इस कारण तीसरी योग्यता से कोई भी व्यक्ति आज तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता पर। दोस्तों इस कड़ी में जैसा कि हम पढ़ रहे हैं भारत की न्यायपालिका, इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में जो उच्च न्यायालय होते हैं, इनमें जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनको पद से हटाने के लिए, समझना, अनुच्छेद 124(4) ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनको पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया काम में ली जाती है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ध्यान रखना साथियों, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग नहीं, महाभियोग केवल राष्ट्रपति में लगता है, पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया से न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 124(4) में। और इस महाभियोग जैसी प्रक्रिया के कुल चरण है 5। यह प्रक्रिया भारतीय संसद में संपन्न होती है जिसके चरण है 5। दोस्तों हम चर्चा करते हैं। प्रथम चरण, ध्यान रखना, हम सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उनको हटाने के लिए जो व्यवस्था काम में ली जा रही है महाभियोग, उसके चरण पढ़ रहे हैं। पहला चरण पहल यानी कि शुरुआत होगी। शुरुआत दोस्तों या तो लोकसभा में होगी, सीधी सी बात है, और या फिर राज्यसभा में होगी। या तो लोकसभा में शुरुआत होगी या फिर राज्यसभा में शुरुआत होगी। साथियों ध्यान रखना, अगर शुरुआत लोकसभा में हो रही है तो कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए, और शुरुआत राज्यसभा में हो रही है तो कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। लोकसभा में शुरुआत हो रही तो 100 सदस्य, और राज्यसभा में शुरुआत हो रही है तो 50 सदस्य। दूसरा चरण या द्वितीय चरण, दूसरा चरण यह कहता है कि पहलकर्ता सदन का सभापति अथवा अध्यक्ष, पहलकर्ता सदन का सभापति अथवा अध्यक्ष 3 सदस्य कमेटी बनाता है या समिति बनाता है। दोस्तों ये कमेटी कौन बनाएगा? जिस सदन ने पहल की है, या तो लोकसभा ने पहल की तो लोकसभा का अध्यक्ष बनाएगा, या फिर राज्यसभा ने की तो राज्यसभा का सभापति बनाएगा। 3 सदस्य कमेटी बनाएगा और वो कमेटी संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ जांच करेगी। इस समिति में 3 प्रकार के जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे वो सुनो। नंबर 1, पारंगत विधिवेता, यानी कानून का बहुत अच्छा जानकार, कुशल रखता है इस चीज में। नंबर 2, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कोई भी उच्च न्यायालय उसका मुख्य न्यायाधीश होगा। नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य या फिर
कोई अन्य न्यायाधीश, मुख्य नहीं है तो कोई अन्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य अथवा अन्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और पारंगत विधिवेत्ता, ये 3 लोगों की एक समिति या कमेटी बन गई। ये कमेटी संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ जांच करेगी। और दोस्तों ध्यान रखना, उसके ऊपर जितने आरोप लगे हैं अगर वो सही है तो महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, अन्यथा उसे वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। तो पहला पहल हो गया और दूसरा कमेटी जांच कर रही है। नंबर 3, तीसरा चरण, पहलकर्ता सदन। ध्यान रखना दोस्तों, पहलकर्ता सदन महाभियोग को अपने 2/3 बहुमत से पारित करेगा। पहलकर्ता जो सदन है वो महाभियोग को अपने 2/3 बहुमत से क्या करेगा, पारित करेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब तक सारा काम एक ही सदन कर रहा है, पहल एक सदन ने की है, फिर पहल करने वाले सदन ने कमेटी बनाई है और पहल करने वाले सदन ने ही सबसे पहले पारित किया है। यह एक विशेष बात है, ये अगले सदन में भेजे उससे 14 दिन पूर्व है। साथियों ध्यान रखना, 14 दिन पूर्व संबंधित न्यायाधीश को सूचना देनी पड़ेगी। संबंधित न्यायाधीश को सूचना देने का काम भी पहलकर्ता सदन का ही होगा। जो ही 14 दिन का समय बीतेगा, वो जो विधेयक है, वो जो महाभियोग है, वो अगले सदन में चला जाएगा। तो अब हम चर्चा करें चतुर्थ चरण की। चतुर्थ चरण की हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा सदन महाभियोग को अपने 2/3 बहुमत से पारित करेगा। महाभियोग को 2/3 बहुमत से पारित करेगा जो पहल करने वाला सदन है वो। और नंबर 5, पंचम चरण, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और संबंधित न्यायाधीश का पद त्याग। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और संबंधित न्यायाधीश ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो दोस्तों मैं दोबारा आपको समझा देता हूं, अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया काम में ली जाती है, जिसके कुल 5 चरण है। पहला चरण पहल होगी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। दूसरा चरण पहलकर्ता सदन 3 सदस्य कमेटी बनाएगा, कमेटी जांच करेगी, लगाए गए आरोप अगर सही है तो महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तीसरा चरण पहलकर्ता सदन अपने 2/3 बहुमत से पारित करेगा और संबंधित न्यायाधीश को सूचना प्रेषित करेगा। चतुर्थ चरण कहता है दूसरा सदन अपने 2/3 बहुमत से पारित करेगा और राष्ट्रपति को भेज देगा। और पांचवा चरण यह कहता है राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा और हस्ताक्षर के साथ ही संबंधित न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। पर दोस्तों आज मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, आज तक के इतिहास में न्यायाधीशों पर महाभियोग बहुत लगाए गए हैं, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल है कि किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। दोस्तों हम भारत की न्यायपालिका पढ़ रहे हैं। इस क्रम में आज ही क्लास में हमने मुख्य रूप से न्यायाधीशों की योग्यता और उनको पद से हटाने की महाभियोग जैसी प्रक्रिया का अध्ययन किया है। अब इसमें हम चर्चा करें जो परीक्षा उपयोगी भी है, भारत की जो न्यायपालिका उसके क्षेत्राधिकार है शक्तियों पे। न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार व शक्तियां, न्यायपालिका का पावर हमें पढ़ना है। न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं साथियों उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इनको अलग अलग करके ही पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका की शक्तियां एवं अधिकार। दोस्तों पहला जो क्षेत्राधिकार है उसको नाम दिया गया है संघ क्षेत्राधिकार। ध्यान रखना आप,
दूसरा जो है उसको नाम दिया गया है लेक क्षेत्राधिकार। तीसरा जो है उसको नाम दिया गया है अपीलीय क्षेत्राधिकार। और चौथा और अंतिम है उसको नाम दिया गया है दोस्तों परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। संघ क्षेत्राधिकार, लेख क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, कुल 4 क्षेत्राधिकार है। एक एक को पढ़ना है, इनका भी विभाजन किया गया है। संघ क्षेत्राधिकार में 3 है, केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य, राज्य व राज्य, और राज्य व राज्यों। ये 3 संघ क्षेत्राधिकार में आते हैं। एक एक का हम अध्ययन करेंगे साथियों। लेख क्षेत्राधिकार की बात करें, जो लेख क्षेत्राधिकार है अपना, उसमें 5 मुख्य प्रकार से लेख शामिल किए गए हैं। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, दूसरा उत्प्रेषण लेख, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा अधिकार प्रच्छा लेख, और 5वां है परमादेश लेख। तो दोस्तों कुल लेख हो गए 5, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और परमादेश। अपीलीय क्षेत्राधिकार 3 प्रकार के हैं। दीवानी अपील, कानूनी अपील, और तीसरा है फौजदारी अपील। तो 3 अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गए, दीवानी, कानूनी और फौजदारी। और अंतिम जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है दोस्तों, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 यानी अनुच्छेद 143 में किया गया है, जिसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। साथियों हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार। एक एक क्षेत्राधिकार पर हमें गहन और विस्तृत चर्चा करनी है। सबसे पहले संघ क्षेत्राधिकार, केंद्र व राज्य, राज्य व राज्य और राज्य व राज्यों। केंद्र व राज्य, भारत संघ और उसके किसी राज्य के मध्य आपस में कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा और उसे सर्वोच्च न्यायालय के संघ क्षेत्राधिकार में शामिल किया जाएगा। राज्य व राज्य, दोस्तों ध्यान रखना, भारत संघात्मक देश है और इसके जो राज्य हैं वो इसको संघ बनाने में पूरी तरह से प्रतिपुष्ट है। फिर भी 2 राज्यों के मध्य आपस में कोई विवाद हो गया तो उसका निपटारा भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। राज्य व राज्यों, हो सकता है एक पक्ष में केवल एक राज्य हो और उसके बनाम यानी विरुद्ध दूसरे पक्ष में एक से अधिक राज्य हो। इस प्रकार के भी मामले अगर हैं, किसी भी मैटर को लेकर, किसी भी मामले को लेकर इस प्रकार के मामले अगर अपने सामने आ रहे हैं तो उनका निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। साथ में यहाँ एक गंभीर बात मैं आपको बता देता हूं, अगर ये तीनों ही प्रकार के मामले 26 जनवरी 1950 से पहले के हैं, ये तीनों प्रकार के मामले अगर 26 जनवरी 1950 से पहले के हैं तो इनका निपटारा भारतीय संसद करेगी। इनका निपटारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारत की न्यायपालिका नहीं करेगा। यह आप बिल्कुल ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 से पहले के। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं लेख क्षेत्राधिकार।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत भारतीय न्यायपालिका मूल अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार के लेख जारी करती है। यही कारण है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है और ऐसा कहने वाले थे B.R. अम्बेडकर। एक एक लेख को पढ़ना है। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख समझना, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, गिरफ्त में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटवर्ती न्यायालय में पेश करना होता है और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी जो जिम्मेदार प्रश्न है उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और इन 24 घंटों में अवकाश का दिन और यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ लेख है, इसको नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण का अर्थ होता है ऊपर भेजना। आपका कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है, आप उसे उच्च न्यायालय में या उससे बड़े न्यायालय में ले जाना चाहते हो तो आप उत्प्रेषित करवा सकते हैं। यानी भारत का कोई भी उच्च न्यायालय या उच्चस्थ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश जारी करेगा कि आपके यहाँ चल रहा मामला हमारे यहाँ उत्प्रेषित कर दो। इस लेख के बाद में यह मामला अधीनस्थ न्यायालय से हटकर उच्चस्थ न्यायालय में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये हो गया उत्प्रेषण लेख। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मना करना। भारत का कोई भी उच्चस्थ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश जारी करेगा कि आपके यहाँ चल रहा मामला नंबर इतना, हम जब तक आदेश नहीं देते इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई आप मत करो। यानी प्रतिषेध मना कर दिया तो इसके द्वारा आप किसी मामले की सुनवाई के लिए मना कर सकते हैं, यानी प्रतिषेध लेख हो गया। नंबर 4 है अधिकार प्रच्छा। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। जब भारत का कोई भी न्यायिक अथवा प्रशासनिक अधिकारी, दोबारा बता रहा हूं, कोई भी न्यायिक अथवा प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्य क्षेत्र से हटकर कार्य करने लग जाता है, यानी काम कुछ और है और कर कुछ और रहा है, तो उसे भारत की न्यायपालिका इस लेख के द्वारा अधिकार क्षेत्र जान सकती है कि आपको किस चीज के लिए ड्यूटी ज्वाइन करवाई गई थी, आपका कर्तव्य क्या है और आप कर क्या रहे हैं। यह अधिकार प्रच्छा हो गया। और अंतिम है साथियों परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ध्यान रखना, भारत का कोई भी न्यायिक अथवा प्रशासनिक अधिकारी जब की कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, अपने कार्यों के प्रति वफादार नहीं रहे, तो भारत की न्यायपालिका इस लेख के द्वारा उसे कर्तव्य करने का आदेश जारी कर सकती है। तो इसे कहते हैं परमादेश लेख। तो कुल लेख थे कितने? 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और परमादेश। क्षेत्राधिकार में हम आगे चर्चा करें। अपना अगला क्षेत्राधिकार है अपीलीय। दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार पढ़ने से पूर्व मैं आपको बता देता हूं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती, केवल मृत्युदंड के मामलों को छोड़कर। और मृत्युदंड के मामले अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को प्रेषित किए जा सकते हैं, क्षमा दान की शक्ति के तहत। अपील 3 प्रकार की होती है। दीवानी अपील, संविधान की व्याख्या संबंधी मामले इसमें होंगे, उनकी अपील की जाएगी। कानूनी अपील, कानून की व्याख्या संबंधी मामलों की अपील होगी। फौजदारी, मृत्युदंड से संबंधित मामलों की अपील की जाएगी। संविधान से संबंधित मामले, कानून से संबंधित मामले और मृत्युदंड से संबंधित मामले। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। साथियों ध्यान रखना, अनुच्छेद 143 ये कहता है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 143 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर न्यायपालिका से या सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु न्यायपालिका परामर्श दे और राष्ट्रपति परामर्श माने कोई बाध्यता नहीं है। तो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 में है। तो अब हम पढ़ रहे थे क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। दोबारा एक बार हम जानकारी जुटा लेते हैं। संघ क्षेत्राधिकार, केंद्र, राज्य, राज्य राज्य, राज्य व राज्यों। लेख क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से लेख कितने? 5। अपीलीय क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से संख्या 3, दीवानी, कानूनी और फौजदारी। और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का उल्लेख करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 143। दोस्तों भारत की जो न्यायपालिका है उसमें कुछ चीजें और बची हैं जो परीक्षा उपयोगी भी है, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आपने नाम सुना होगा न्यायिक सक्रियता, काफी महत्वपूर्ण है। और न्यायिक सक्रियता के साथ साथ आज हम संवैधानिक पीठ के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये 2 ऐसी चीजें हैं
पहली है न्यायिक सक्रियता और दूसरी है संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ। न्यायिक सक्रियता की चर्चा करें दोस्तों। न्यायिक सक्रियता के जनक हैं पीएन भगवती। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी भी है। न्यायिक सक्रियता के जो जनक है वो है पीएन भगवती। ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। पूछेंगे न्यायिक सक्रियता क्या होती है। दोस्तों सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा करती है। जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्य को सही तरीके से नहीं कर सके, उनके काम में लापरवाही आने लग जाए, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका खुद सक्रिय होकर जो कार्य करती है, खुद आगे चल के जो कार्य करती है, उसे न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों न्यायिक सक्रियता के जनक है पीएन भगवती। अब मुद्दा ये उठता है कि सब पीएन भगवती ने ऐसा क्या किया। पीएन भगवती बिहार गए। वैसे तो उन्होंने पूरे देश की जो जेलें थी, कारागार थे, उनका दौरा किया। बिहार में चौंकाने वाले मामले सामने आए। बिहार में उन्होंने ऐसी जेलों का निरीक्षण किया जहां कैदियों को जो सजा दी गई थी वो 2-2 या 1-1 वर्ष की थी और उनको जेलों में रहते हुए 10-10 वर्ष का समय हो गया था। तो उन्होंने ऐसे कैदियों को मुक्त करवाया था। इसी कारण पीएन भगवती को न्यायिक सक्रियता का जनक कहा जाता है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है, न्यायिक सक्रियता गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और अब हम चर्चा कर रहे हैं संवैधानिक पीठ की। ध्यान रखना, संविधान में के जो मामले हैं उनकी अगर व्याख्या करनी हो, संविधान की व्याख्या संबंधी जो मामले हैं या संविधान की व्याख्या करने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई जाती है। संविधान की व्याख्या करने के लिए या संविधान की व्याख्या संबंधी मामलों के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई जाती है, जिसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है। संवैधानिक पीठ बहुमत के आधार पर निर्णय करती है। तो दोस्तों बहुमत के आधार पर निर्णय करती है और उस पीठ में कुल कितने सदस्य होने चाहिए? 5। आज तक के इतिहास में जितनी पीठें बनी हैं उनमें सबसे बड़ी पीठ बनी 1973 में। न्यायाधीशों की संख्या थी 13। इस पीठ में जो कुल न्यायाधीश थे उनकी संख्या 13 थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, और ये जो पीठ थी इसका नाम था केशवानंद बनाम केरल राज्य की पीठ। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की जो पीठ थी वो 1973 में बनाई गई थी, जिसमें कुल 13 न्यायाधीश थे। जो आज तक जितनी भी पीठें बनी वो सबसे बड़ी है। उनमें कुल न्यायाधीश 5 होने चाहिए, जो बहुमत के आधार पर निर्णय करती है, जिसे संवैधानिक पीठ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने भारत की न्यायपालिका पर विस्तृत और गहन चर्चा की है। हम आगे भी इसी प्रकार की जो क्लासें आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और प्रगति क्लासेज के YouTube चैनल से जुड़कर आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें। धन्यवाद।